कर्नाटका हिजाब मसले पर जिस तरीके से देश भर में राजनीति गरमाई, कर्नाटका सरकार ने कानून पास किया जिसके चलते कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बंदी लाई गई, जिसके बाद में कुछ मुस्लिम संगठन या कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा इसका विरोध किया गया। मामला इस हद तक पहुंच गया कि दंगे शुरू हो गए, कत्लेआम होने लगा। उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं मामला जो है कर्नाटक की कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में इस मामले को कोर्ट का जजमेंट ये आया कि कर्नाटक सरकार के समर्थन में कोर्ट ने फैसला दिया। उसका कहीं ना कहीं फैसला आने के बाद में देश भर में कई सारे मुस्लिम संगठन और कई सारे मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया। हमारे साथ में इस समय AIMIM के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने भी इस जो फैसला है इसका जो है विरोध किया है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो कर्नाटक में जो फैसला आया कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो क्या देख रहे हैं आप, इस फैसला किसकी तरफ है? और जिस तरीके से उसमें कहा गया कि इस्लाम में कहीं भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, दिया नहीं है कि ये पहनना लाजमी है। देखिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला हिजाब के ताल्लुक से है उससे हम डिसएग्री हैं और ये हमारा हक का अधिकार है। हमारे बच्चियों ने जो आज हिजाब को अपनाया है, वहाँ पर आज हर जगह हिजाब में जाती हैं। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में बम्बई शहर में लो, आप स्कूल में पढ़ देख लीजिए, आप वहाँ पर बच्चे हिजाब पहन के जाती हैं, कुछ बच्चे बगैर हिजाब के जाती हैं। ये उनका अपना चॉइस का मामला है और हमारे धर्म में पहनने और ना पहनने के ऊपर कोई विवाद नहीं है। जिसकी मर्ज़ी है पहने, जिसकी मर्ज़ी ना पहने, समझ। लेकिन जो बच्चे पहन के जाते हैं उनको ये कहना कि बाय फोर्स पहनाते हैं, तो ये बात गलत है, बुनियादी तौर पर गलत बात है। ये एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है मुसलमानों के हक़ में और उनके ऊपर दबाव, प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। ये हिजाब का मसला आया क्यों? ये मुद्दा बनता ही नहीं है। आज हिजाब के मसले से मुल्क की इकनॉमी ठीक हो सकती है क्या? बच्चों को रोज़गार मिल सकता है क्या? मुल्क तरक्की के राह में बढ़ सकता है क्या? आज चाइना देख लो, साथ में हिंदुस्तान और चाइना आज़ाद हुई, आज 100 साल आगे हमसे है, 100 साल पीछे हम लोग हैं। हमारा धर्म तो सिखाता है कि दूसरे धर्म पर तनकीद करें हम। ये खामखा जो है RSS के लोग, भाजपा के लोग, BHP के लोग, हाँ, ये फितने के तौर पर ये पैदा करते हैं। ख़ुद बच्चों से भगवा पहनवा कर, उसकी शूटिंग करवा कर एक बच्ची को ज़लील करने का प्रयास करते हैं, हाँ, और पूरे मुल्क को उसकी आंख में झुकने का प्रयास करते हैं। और आप खुद जानते हैं कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, प्रिंटेड मीडिया हुआ, ये आधे से ज़्यादा बिके हुए, जिनका काम है नफ़रत को परोस के थाल में सजा के देना। ये इनकी राजनीति है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति नहीं है। देश उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक सूत्र में चलेंगे। ये तुमको किसने हक दिया है कि हमारे बच्चों पर उंगली उठाएं? किसने हक दिया आपको? संविधान ने हमको अधिकार दिया ना, हम पहने ना पहने मर्जी हमारी ना। अब ड्रेस तो पहन के जा रहे हैं ना, हिजाब पे पाबंदी क्यों? सर ढकने पाबंदी क्यों? हा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हर इंसान को अधिकार है। हिंदुस्तान है ये, यहाँ के मुल्क की अदालतों ने बाकायदा मैन टू मैन शादी की पर दिया है, आज़ादी दिया आपको। लड़की से लड़की शादी का आज़ादी दिया तुमने, हमारे धर्म के खिलाफ है। हमने तो ऑप्शन लिया नहीं उसके ऊपर ना, हमने जब हमारे ऊपर बात आ गई, बच्चों की बात आ गई, तो कैसे चुप रहेंगे मेरा भाई? हमारी मासूम बच्चियाँ आज पढ़ना चाह रही हैं, लिखना चाह रही हैं, मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसके ऊपर आप पाबंदी की बात करते हो, उसके ऊपर आप प्रोग्राम बना के उसको बाकायदा काम करते हो। तो मेरी समझ में हिजाब का मसला जो है ये एक जहन की फितूर है, एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत देश को झुकने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल।
सर मैं अगर बात करूं, हिजाब पे बात हो गई। हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है कश्मीर फाइल, जिसको लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। कई सारे राज्यों में उस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मूवी को लेके कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहानी को सच्ची बता रहा है, कोई झूठी बता रहा है। तो सर इसमें आपको क्या लगता है, ये ऐसे समय पे मूवी रिलीज़ करना और उसको इस तरीके से हाइप देना और उसके ऊपर इतनी सारी राजनीति करना, तो ये कितने हद तक सही है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सच्चाई पे आधारित मूवी है और इसमें जो कुछ बताया गया है वो सच है। मेरा भाई, भाजपाओं से मेरी गुजारिश है, एक गुजरात के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं, मुजफ्फरपुर पर बनाएं, आप समझे ना, हक़ाइक़ बताएं आप। कश्मीर के ताल्लुक से मामला ऐसा है कि जो पंडित भाइयों के साथ हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और पूरा हिंदुस्तान निंदा करता है, इवन कश्मीर के लोग भी निंदा करते हैं। लेकिन उस वक्त के हालात आप देखिए, जनता दल की सरकार थी और भाजपा के सपोर्ट से दिल्ली की सरकार चल रही थी और जगमोहन को गवर्नर बना के वहाँ पे लाके रखा गया था और होम मिनिस्टर मुफ्ती सईद थे। तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे ही पैरोकार थे, तो फिर ये क्यों हुआ? आज उसको एक सदी बीत गई है, तुम्हारी हुकूमत भी हिंदुस्तान में, क्यों नहीं ले जाके बसाते वहाँ पर आप? आज तो आपके हाथ में है ना, तो सत्ता हटा दिया आपने, उनको बसाने का काम तो करो। सिर्फ फिल्में बनाकर आप लोगों के ज़हनों को गुमराह करके आप कम्युनिटी में डिवीजन पैदा करने की बात कर रहे हैं। आपकी मानसिकता क्या, ये हम जानते हैं, देश के हित में नहीं। आप जो है नथुराम गोडसे की औलाद हो, उसके पैरोकार हो और देश को तोड़ने का प्रयास है। ये जो फिल्में बनाई जाती हैं ये हक़ाइक़ से बहुत ही परे है। सारा मंजरनामा मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो ये सारी बातें जो है फिल्मों के ज़रिए लोगों के ज़हनों को गुमराह कर रहे हैं। फिल्में इसके लिए बनाई जाती हैं कि देश को जोड़ने वाली बात हो, तोड़ने फिल्म नहीं बनाई जाती है। एक मैसेज पास ऑन किया जाता है समाज को, जो हम बोल नहीं सकते, उसको किरदार के तय हम बताते हैं कि देश ऐसा हमारा है। आज देश हमारा पीछे जा रहा है, आज महंगाई सर पे चढ़कर बोल रही है, पेट्रोल के दाम आसमान पे चले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए। ये सब चीज़ों पे मुद्दा होना चाहिए हमारा। कश्मीर पे मुद्दा नहीं। कश्मीर तो सरकार तुम्हारे पास है, बिल्कुल सत्ता तुम्हारे पास है, उस वक्त सत्ता तुम्हारे पास थी, उसका जवाब कौन देगा? सत्ता जब आपके पास थी फिर उसका जवाब कौन देगा? सवाल उनसे मैं करता हूँ। मैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसकी निंदा करते हैं हम, आज भी, कल भी करते हैं। तो उसके बाद जो जुल्म का बर्बरीत का खेल खेला गया उसकी निंदा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिल्में जो बनाई जाती हैं उसके जो कॉन्सेप्ट जो होता है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता में कोई ना कोई बात बैठी हुई होती है जिसको फिल्मों के जरिए पेश किया जाता है। आज इस देश नफरतों को बढ़ावा देने का काम चल रहा है और ये उसकी एक कड़ी है। 2022 से लेकर 24 तक ये बहुत ही कठिन साल है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, संविधान के लिए। इस वक्त चाहिए जितने भी सेक्युलर फोर्सेस है मुत्तहिद हो जाए, यूनाइट हो जाए, एक हो जाए, क्योंकि आज़ादी हमने लाई है, इन्होंने लाई नहीं है। आज़ादी हमारे पुरखों लड़ी थी, इनके पुरखों लड़ी नहीं है। तो देश का मज़ा ये नहीं जानते क्या देश क्या होता है। आज चाइना देखिए आप, हमारे साथ में आज़ाद हुआ ना, फिर वही बात कर रहा हूँ। आज चाइना कहाँ है? उससे ज़्यादा ज़रख़ ज़मीन हमारे पास, उससे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हमारे पास। हमको बांटा किसने? उसका प्रयास कौन कर रहा है? सोच क्या है? इसके ऊपर फिर करो मेरा भाई।
आज पूरा देश एक है, और देश एक है, उसको मुत्तहिद करो, ताकत बख्शो, एकता में एकता पैदा करो अपने देश में। सर, जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करूंगा, 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ न कुछ अवैसी जी जादू करेंगे वहाँ पे, और जो बिहार के मुकाबले वहाँ पे अच्छी संख्या में सीटें ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ आ रही थी सभाओं में, मगर वो कहीं ना कहीं भीड़ जो है वोट की तरफ तब्दील नहीं हो पाई, और उत्तर प्रदेश में जो है कोई भी सीट MIM ला नहीं पाई। तो क्या वजह आप देखते हैं, क्यों नहीं ला पाई? क्या चूक हो गई, कहाँ पे मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से MIM वहाँ पे खाता नहीं? मैं किसान का बच्चा हूँ मैं, और उसके नाते जब खेती इंसान करता है तो यकायक फसल तैयार नहीं होती। उसमें पहले बीज बोना पड़ता है, फिर पौधा निकलता है, फिर उसकी देखरेख करनी पड़ती है, फिर फसल तैयार होती है। हमने शुरुआत कर दी है अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने की, अपनी पहचान बनाने की, अपनी शनाख्त बनाने की। हमारी शनाख्त क्या थी? हमारी शनाख्त या तो समाजवादी पार्टी के नाम पे, या तो कांग्रेस के नाम पे, या तो महाराष्ट्र में NCP के नाम पे, यही पहचान थी हमें। हमारी पहचान नहीं थी, पहचान उनकी थी, और उनकी पहचान में दबे हुए थे हम। आज ये सोच हमने बिल्डअप कर दी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी सोच धीरे धीरे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। हम ना उम्मीद नहीं है, हमने अपना काम कर दिया है, और आने वाला वक्त जो है इंशाअल्लाह जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, जिस वक्त हमारी पहचान बनेगी, तब लोग हमसे खुद बात करेंगे। आपने खुद ने देखा 20% मुसलमानों से कोई बात करने को तैयार नहीं था, और जैसे चुनाव खत्म हुआ अवैसी ने हराया। क्यों भैया? जब कह रहे थे आपसे बात करने के लिए, तब तो आपने दरवाजे बंद कर दिए थे, हम दरवाजा खोल के बैठे थे ना कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। हम खुद चाहते थे कि भाजपा वहाँ से हारे, और ये हमारी सोच भी है, थॉट भी है, थिंकिंग भी है कि फ़िरका परस्त लोगों की ज़मीन हिंदुस्तान नहीं है। ये मोहब्बत भाईचारे की ज़मीन है, प्रेम वालों की ज़मीन है। हम तो ऑफर था हमारा सबको पार्टियों को था ना, सिर्फ भाजपा को और कांग्रेस छोड़कर सबसे अलायंस करने तैयार थे हम ना। क्यों नहीं हमसे अलायंस किया मेरा भाई? और हमारी ज़ात से बोलते आप हारे हो, तो बताओ ना कहाँ हारे भैया? हाँ, और लड़ाई में लड़ोगे आप तो कोई गिरता है, कोई जीतता है। समझ में ना? जी सर, एक जिस तरीके से भाजपा ने कहीं ना कहीं, भाजपा के जो बड़े नेतागण हैं उनका ये कहना है कि यूपी चुनाव सिर्फ झांकी है, 2024 अभी बाकी है। तो ये शुरुआत उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। उनका कहना है कि 2024 के लिए फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सत्ता बनेगी, और पूरे हिंदुस्तान में फिर से एक बार मोदी जी का जो है डंका बजेगा। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में आप भाजपा को कहाँ देख रहे हैं, MIM को कहाँ देख रहे हैं, और अन्य दलों को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या भाजपा जो चमत्कार पहले दोहरा चुकी है, वो चमत्कार दोबारा दोहराने में कामयाब होगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। मैं ज़िंदगी की हकीकत जानता हूँ। मैं जब तक का सेकुलर फोर्सेस, सेकुलर जहन के लोग नहीं एक होंगे, जब तक का फ़िरका परस्त अनासी, फ़िरका परस्त पार्टियाँ मुल्क के इक़्तिदार को छोड़ने वाली नहीं है। तो उनकी सोच में जब तक का सेकुलरिज्म नहीं आएगा, जब तक का कोई बात नहीं। और हिंदुस्तान की ज़मीन ऐसी है जहाँ पे जमहूरियत सर चढ़कर बोलती है, और हर इंसान का मिजाज जमहूरियत पसंद है कि हमारा तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके गुलसिता हमारा। बेशक ये ज़मीन हमारी है, आसमान हमारा है, हर फर्द हमारा है। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक इनको शिकस्त देना नामुमकिन है। और हमारी कोशिश है कि हर वर्ग उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान आज सबसे ज़्यादा कुचला दबा हुआ कौम है।
इस कौम की तरह होनी चाहिए और इसकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वोट ले लें आप और नुमाइंदगी को आप ना पूछें आप तो नहीं चलेगा, भी नहीं चलेगा ये। हम जब इस मुल्क में हैं, मुल्क हमारा भी उतना है तो तुम्हारा है, तो हमारी जवाबदारी उतनी थी, जवाबदारी आपकी है, तो सवालात हमसे भी होंगे, आपसे भी होंगे। हमारा भी हक है अपनी ज़मीन की लड़ाई, अपने आसमान की लड़ाई। ये थे फैयाज़ अहमद जी, जो कि मुंबई अध्यक्ष हैं AIMIM के। जैसे कि मेरा सवाल था हिजाब को लेकर, हिजाब मामला जो गरमाया हुआ है, कर्नाटक की हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया ये कह के कि ये धर्म का मामला नहीं है, हिजाब कहीं मुसलमान धर्म के अंदर नहीं है हिजाब का जिक्र। तो ये मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ चैलेंज किया गया इस मामले को और वहाँ इस मामले की सुनवाई चल रही है। आने वाले समय में फैसला आएगा और किसके हक में आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा सवाल था उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश चुनाव में AIMIM जिस तरीके से कहा जा रहा था, बड़ा उलटफेर करने वाली पार्टी के जो शक्ल में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है, किसी गैर भाजपाई सरकार बनती है, तो उसमें अहम रोल जो है असदुद्दीन अवैसी का होगा, इस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैयाज़ अहमद जी का कहना था कि ये हमने इस समय जो है हमने खेत में जो है बीज बोए हैं और इसे जो है खेत बढ़ने में और फसल कटने में समय लगता है, उसी तरीके से हमने अभी बीज बोया है। आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में ये एक बड़े सैलाब के रूप में सामने आएगा। और जैसे कि मेरा सवाल था, जिस तरीके से मूवी आई कश्मीर फाइल्स, उसके ऊपर जो मेरा सवाल था कि इस मूवी को दिखाकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही थी, तो उनका शक और अंदेशा और आशंका और डर, मैं कहूँगा डर, ये इनके मन में एक डर जैसा ये इनका कहना है, मेरे मन में पैदा हो रहा है कि इस फिल्म के नाम पर कहीं ऐसे जनता को वर्गलाया ना जाए, आपस में फूट ना डाल दी जाए, जिसके चलते कि देश का माहौल ख़राब हो। तो उन्होंने ये कहा है कि लोगों को चाहिए कि मूवी को मूवी की तरह से देखें, फिल्म को फिल्म की तरह से देखें और अपने आप में संयम बरतें, क्योंकि तब का भारत और अब के भारत में काफ़ी कुछ अंतर आ चुका है। और कोई भारत को इस तरीके से जनता जो है वो देश को बनाती है, ना कि नेता बनाते हैं। तो जनता को चाहिए कि संयम में रहे और मूवी को देख के, फिल्म को देख के किसी तरीके का जो है गलत बयानबाजियां या गलत वीडियो वायरल ना करे, जिससे कि देश का माहौल ख़राब हो। मेरा सवाल था जिस तरीके से AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने हिजाब मामले पे अपना रुख साफ किया है, तो और फैयाज़ अहमद जी का क्या रुख था, उन्होंने भी अपने आप के सामने साफ किया इस मामले को लेकर और कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। आने वाले समय में हम और भी कई नेताओं के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो इन सब मामलों पर क्या रुख रखते हैं। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।